भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग। सोचिए कितना बड़ा टाइटल है ये। पर एक दौर था गुप्त साम्राज्य का, जिसे यही नाम दिया गया। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये सच था? क्या वाकई उस समय सब कुछ सोने जैसा था? चलिए आज इसी बात की पड़ताल करते हैं और समझते हैं कि आखिर इस दौर को इतनी बड़ी उपाधि क्यों मिली। तो देखिए, इस पूरी पड़ताल में हम सबसे पहले ये समझेंगे कि भाई स्वर्ण युग का आखिर मतलब क्या है। इसके बाद हम उस जमाने के समाज में झांकेंगे, उनके धर्म और विश्वासों को देखेंगे और फिर जानेंगे कि कैसे आर्ट और साइंस ने उस समय मतलब इतिहास की दिशा ही बदल दी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि जब हम किसी भी दौर को स्वर्ण युग या गोल्डन एज कहते हैं तो इसका असल में मतलब क्या होता है। तो फिर सवाल ये है कि आखिर गुप्त काल में लगभग 320 से 550 ईस्वी के बीच ऐसा क्या खास हुआ कि इतिहासकारों ने उसे स्वर्णकाल जैसी इतनी बड़ी उपाधि दे दी। आइए इसके पीछे के कारणों को एक एक करके समझते हैं। देखिए, किसी भी युग को महान बनाने के लिए ना कुछ चीजें बहुत जरूरी होती हैं। और कमाल की बात यह है कि गुप्त काल में वो सब था। मतलब एक मजबूत शासन था जिससे पूरे देश में शांति और सुरक्षा थी। और जब माहौल शांत होता है ना, तो ज्ञान और कला का विकास तो होता ही है। और यहाँ ऐसा विकास हुआ जिसने भारत का भविष्य ही तय कर दिया। किसी भी महान दौर की कहानी उसके लोगों से ही तो शुरू होती है। तो चलिए देखते हैं कि गुप्त काल में समाज कैसा था और आम लोगों की जिंदगी वो कैसी दिखती थी। उस जमाने को समझने के लिए हमारे पास इस तरह के हाथ से लिखे हुए दस्तावेज मौजूद हैं। इनसे ना समाज की एक बहुत साफ तस्वीर मिलती है और इन्हीं से हमें उस समय की जिंदगी की छोटी छोटी बारीकियां पता चलती हैं। तो उस समय का समाज जो था वो वर्ण व्यवस्था पर आधारित था। मतलब काम के आधार पर समाज 4 हिस्सों में बटा हुआ था। ब्राह्मण जो पुजारी और विद्वान थे, क्षत्रिय जो शासक और योद्धा थे, वैश्य जो व्यापारी और किसान थे, और शूद्र जो सेवा का काम करते थे। और ये व्यवस्था समाज के हर हिस्से को कंट्रोल करती थी। अब बात करते हैं महिलाओं की स्थिति की, और ये शायद इस युग की सबसे पेचीदा तस्वीर है। एक तरफ तो देखिए, उन्हें शिक्षा का अधिकार था, समाज में सम्मान था, यहाँ तक कि विधवा पुनर्विवाह भी होता था। लेकिन उसी समाज में दूसरी तरफ सती और पर्दा प्रथा जैसी बुरी रस्में भी मौजूद थीं। है ना एक बड़ा विरोधाभास। आम लोगों की जिंदगी कैसी थी? सरल लेकिन खुशहाल। खाने में गेहूं, चावल, दूध, दही, फल। एंटरटेनमेंट के लिए संगीत, डांस, नाटक और कुश्ती। और पहनावे में पुरुष धोती पहनते थे और महिलाएं साड़ी। और जानते हैं, उस समय एक चीनी यात्री फाहियान भारत आए थे। उन्होंने भी लिखा है कि लोग खुशहाल थे और उनका नैतिक चरित्र बहुत ऊंचा था। ये एक स्टेबल समाज की निशानी होती है। चलिए, समाज के बाद अब उस दौर के धार्मिक माहौल की तरफ चलते हैं। और ये गुप्त साम्राज्य की सबसे खासियतों में से एक है। गुप्त काल की सबसे अलग, सबसे असाधारण बात शायद उसका धार्मिक माहौल ही था। ये टकराव का जमाना नहीं था, बल्कि साथ मिलकर रहने का, सह अस्तित्व का दौर था। शासकों ने किसी एक धर्म को किसी पर थोपा नहीं, बल्कि सबको फलने फूलने का बराबर मौका दिया। हाँ, ये सही है कि ज्यादातर शासक वैष्णव धर्म को मानते थे, जो उस समय का राजधर्म था। पर इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे धर्म नहीं थे। साम्राज्य में शैव धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म सभी खूब फल फूल रहे थे। और यही जो धार्मिक सहनशीलता थी ना, वो उस युग की शांति और स्थिरता का एक बहुत बड़ा कारण थी। अब हम आते हैं उस चीज पर जिसने गुप्त काल को सच में स्वर्ण युग का खिताब दिलवाया, और वो है साहित्य, कला और वास्तुकला में हुआ जबरदस्त विकास। ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि ये संस्कृत साहित्य का पीक था, उसका शिखर था। इस दौर में संस्कृत सिर्फ पूजा पाठ की भाषा नहीं रह गई थी, ये विज्ञान, दर्शन और साहित्य की भाषा बन चुकी थी, जिसमें ऐसी रचनाएं लिखी गईं जो आज भी अमर हैं। और जब भी संस्कृत साहित्य की बात होती है ना, तो एक नाम सबसे ऊपर आता है, महाकवि कालिदास का। उन्हें तो अक्सर भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। कालिदास की कलम से क्या नहीं निकला, नाटक, महाकाव्य, कविताएं, सब कुछ। उनका जो नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम, वो तो इतना फेमस हुआ कि वो दुनिया की पहली भारतीय रचनाओं में से एक था जिसका कई भाषाओं में ट्रांसलेशन हुआ। सोचिए,
उनकी हर एक रचना ने भारतीय साहित्य पर एक गहरी, अमिट छाप छोड़ी है। और ये जो दस्तावेज हैं, ये बताते हैं कि ये तरक्की सिर्फ साहित्य तक ही नहीं रुकी थी। धातु विज्ञान से लेकर खगोल विज्ञान तक हर फील्ड में नई नई खोजें हो रही थीं। ये उस दौर की जबरदस्त इंटेलेक्चुअल एनर्जी का सबसे बड़ा सबूत है। और ये जो कलात्मकता थी ना, ये रोजमर्रा की चीजों में भी दिखती थी, जैसे कि सिक्कों में। गुप्त काल के सोने के सिक्के, जिन्हें दीनार कहते थे, वो सिर्फ पैसे नहीं थे, वो तो कला के बेहतरीन नमूने थे। उन पर राजा रानी की तस्वीरें होती थीं और साथ में संस्कृत के श्लोक लिखे होते थे। कला, संस्कृति और शासन का क्या गजब का संगम था। चलिए, अब बात करते हैं उस पहलू की जिसकी विरासत आज भी हमारे साथ है। गुप्त काल में विज्ञान, गणित और चिकित्सा के क्षेत्र में ऐसी ऐसी खोजें हुईं जो अपने समय से सदियों आगे थीं। और इस साइंटिफिक रेवोल्यूशन के सेंटर में थे आर्यभट्ट। जरा सोचिए, आज से 1500 साल से भी पहले, जब दुनिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा ये मानता था कि सूरज पृथ्वी का चक्कर लगाता है, तब आर्यभट्ट ने ये बताया कि नहीं, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। उन्होंने पाई की वैल्यू निकाली, ये बताया कि साल कितना लंबा होता है। उनकी खोजों ने गणित और खगोल विज्ञान को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। फिर एक और महान विद्वान थे वराह मिहिर। वो एक सच्चे पॉलीमैथ थे, मतलब जिन्हें कई विषयों का ज्ञान हो। उनकी एक किताब है बृहद संहिता। वो उस दौर की एक तरह की एनसाइक्लोपीडिया थी। खगोल विज्ञान से लेकर आर्किटेक्चर तक सब कुछ था उसमें। और उन्होंने दुनिया भर के ज्ञान को भारतीय परंपराओं के साथ मिलाया। मेडिसिन का क्षेत्र भी पीछे नहीं था। धन्वंतरी और वाघभट्ट जैसे महान आचार्यों ने आयुर्वेद को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। और बात सिर्फ इंसानों के इलाज तक ही नहीं थी, पशु चिकित्सा भी बहुत एडवांस्ड थी। मतलब पालकाप्या नाम के एक विद्वान ने तो हाथियों के इलाज पर हस्त्यायुर्वेद नाम की पूरी किताब लिख डाली थी। कमाल है ना? तो एक स्थिर शासन, कला अपने शिखर पर और विज्ञान जो अपने समय से सदियों आगे था, इन सब को देखकर सवाल फिर से वहीं आ जाता है, क्या गुप्त काल सचमुच भारत का स्वर्ण युग था? जितने भी सबूत हैं वो तो एक बहुत ही असाधारण दौर की तरफ इशारा करते हैं। लेकिन हाँ, हर स्वर्ण युग की अपनी कुछ परछाइयां भी होती हैं। शायद असली सवाल ये नहीं है कि वो स्वर्ण युग था या नहीं। शायद असली सवाल ये है कि हम आज उस महान युग से क्या सीख सकते हैं। सोचने वाली बात है ना?